हाँ, मैंने क्या बोला कि फादर को मेंडल ऑफ जेनेटिक्स बोला गया है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया है, ठीक है। लेकिन जब इसने ये सारा काम किया, जब इसने ये सारा काम किया बच्चों, तो उसके काम को पहले अप्रिशिएट नहीं किया गया। इन द सेंचुरी ऑफ 18th सेंचुरी में उसके काम को अप्रिशिएट नहीं किया गया। फिर उसका काम उसने स्टार्ट किया 1856 से लेके 1863 तक। ये सारा उसका स्ट्रगलिंग टाइम था। स्ट्रगलिंग मतलब उसने सारे एक्सपेरिमेंट इस टाइम में किए। फिर 1865 में एक लोकल पब्लिक पत्रिका जो होती है उसने अपना रिसर्च वर्क पब्लिश किया, रिसर्च वर्क उस पेपर में उसने पब्लिश किया। फिर भी किसी ने बोला जाता है ना कि भाई जो होशियार लोग होते हैं उनकी मेहनत का जो है वो पहले ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब उसका काम उसके काम को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, वो मर गया, मेंडल मर गया। मरने के बाद जब 19th सेंचुरी में, ये 18th सेंचुरी में सारी हिस्ट्री हुई, 19th सेंचुरी में कोरेन नाम का साइंटिस्ट आया। कोरेन, कौन सा? कोरेन नाम का साइंटिस्ट आया। और उस साइंटिस्ट ने बच्चों क्या किया? उस साइंटिस्ट ने फिर इसने जो पब्लिश किया था काम 1865 में, एक रिसर्च बुक होती है उसमें एक काम पब्लिश किया था, उस काम को ऑब्जर्व किया। फिर ऑब्जर्व करने के बाद में इनके ध्यान में आया कि भाई जो मेंडल बोल रहा था वो सही था, मेंडल ने जितनी भी स्टडी की थी वो सही थी, लेकिन हम ही ज्यादा दिमागदार थे कि इसके काम को ध्यान नहीं दिया हमने। तो उसका काम फिर से वापस निकाला गया और फिर उस काम को अप्रिशिएट करके उसे नाम दिया, उसे ग्रेगोर मेंडल को बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। समझ में आई इसकी हिस्ट्री क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ क्या हुआ ये हिस्ट्री समझ में आई? मतलब क्या कि मेंडल जो बोल रहा था, मेंडल जो बोल रहा था कि कुछ तो इसमें है, कुछ तो ऐसा। उस टाइम ना जीन इंट्रोड्यूस हुआ था, ना किसी को क्रोमोसोम के बारे में पता था। अभी हमें पता है क्रोमोसोम क्या होते हैं, अभी हमें पता है जीन क्या होता है, लेकिन बच्चों उस टाइम ना किसी को क्रोमोसोम के बारे में पता था, ना किसी को जीन के बारे में पता था। फिर भी ये इतना ब्रिलियंट बच्चा था ग्रेगोर जॉन मेंडल कि उसने अपने गार्डन के अंदर लगे हुए प्लांट का स्टडी करके पूरी हिस्ट्री बता दी कि भाई इसमें कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है कि मैंने टॉल का क्रॉस डॉर्क के साथ लिया और कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए। टॉल डोमिनेटिंग कैरेक्टर, उसमें भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए। डोमिनेटिंग मतलब टॉल हाइटेड, उसमें भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए। मतलब ये ट्रांसमिट करने के लिए कुछ तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कुछ तो गमीट के अंदर प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, कैरेक्टर को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जा रहा है, कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जा रहा है। ठीक है। अब ये प्लांट जो बना, इसकी हाइट टॉल थी, लेकिन अब देखो जैसे हम बोलते हैं कि सिमिलैरिटीज है, मेरी आंखें मेरी मम्मा जैसे होगी, मे भी मेरे हेयर मेरे पापा जैसे होंगे, मे भी मेरी हाइट मेरी मम्मी या पापा जैसे दोनों में से होगी, लेकिन मैं एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं हूं, लेकिन मुझ में वेरिएशंस है। इसका मतलब क्या कि मुझ में वेरिएशंस है, राइट ना, कि मुझ में अगर इनहेरिटेंस है, उनमें से कैरेक्टर मुझ में आए हैं, ये भी एक बात सही है, लेकिन मुझ में डिफरेंसेस भी है, मैं उनसे अलग भी हूं, इट मीन्स देयर इज अ वेरिएशन। तो इन दोनों को कंबाइनली, हेरिडिटी और वेरिएशन, इनका स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसे बोला गया है बच्चों जेनेटिक्स। क्या बोला गया है उसे? जेनेटिक्स। जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर स्टडी किया जाता है, उसे हम बोलेंगे जेनेटिक्स। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है एवरीवन? ठीक है। तो जेनेटिक्स की स्टडी यहां से स्टार्ट हुई और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला गया? ग्रेगोर जॉन मेंडल को, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके काम को अप्रिशिएट किया गया। अब देखते हैं कि गार्डन पी के प्लांट के अंदर कौन से ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो मेंडल ने डिस्कस किए। मेंडल ने ऐसे कौन से कैरेक्टर डिस्कस किए जो गार्डन पी प्लांट के अंदर उसे मिले। तो अब हमें डिस्कस करना है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब देख लेते हैं वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है जिसके वजह से मेंडल के अंदर इंटरेस्ट जगा कि भाई मुझे ये पढ़ना है, इसमें क्या ऐसा प्रेजेंट है। ठीक है,
चलो आ जाते हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इधर कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। उसके बाद में डोमिनेंट लिख लेंगे, डोमिनेंट और रेसेसिव। चलो कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर स्टेम की हाइट, सब समझा के दूंगी मैं, शांति से बैठना। स्टेम की हाइट, दो टाइप के प्लांट इसको मिले, एक था क्या, टॉल, और दूसरा था डॉर्फ। इसे शो किया गया कैपिटल टी कैपिटल से, और इसे शो किया गया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब एक फंडा तुमको समझ में आना चाहिए कि ये डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है। यहाँ तो अब कैरेक्टर पढ़ेंगे, लेकिन डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है। अगर मैं एक क्लास के अंदर सारे बच्चों को डाल दूं, एक ही क्लास के अंदर सारे बच्चों को डाल दूं, और उस क्लास के अंदर एक छोटा सा हाइटेड बच्चा है, आप बैठे हो क्लासरूम में, आप कम से कम 50 बच्चे एक क्लास में बैठे हो, और उस 50 बच्चों में एक बिल्कुल छोटा हाइट का, आप लोगों ने देखे होंगे कुछ बहुत कम हाइट के 2.5 या 3 फीट हाइट के लोग प्रेजेंट होते हैं। मैच्योर लोग बोला है मैंने। मैच्योर मतलब क्या, कि उसी हाइट में उनका यंग एज चला जाता है, उसी हाइट में उनका बुढ़ापा चला जाता है, उसी हाइट में उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे लोग आपने देखे, गिट्टे देखे आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो, अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं और एक बिल्कुल छोटा हाइटेड, बहुत कम हाइटेड बच्चा बैठा है, और मैं क्लास में आई, तो आपने मुझे, सब लोगों ने, आप बहुत डार्क हैंडसम, सब अच्छे कैरेक्टर, बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर वाले बच्चे सारे बैठे हैं। लेकिन अगर मुझे क्लास के बाहर जाके 2 दिनों के बाद अगर मुझे पूछा जाए, तो मैं किससे, मेरे माइंड में, मेरे जहन में कौन इंसान रहेगा, जो छोटा हाइट वाला है, राइट ना, जिसकी हाइट बहुत कम थी, वो हाइट वाला बच्चा मेरे दिमाग में रहेगा। क्यों, आप कहीं पे भी जाओ तो आपके दिमाग में भी वही चीज रहेगी। क्यों, क्योंकि टॉलनेस, नॉर्मल हाइट के बच्चे मैंने देखे हैं, वो जनरल है, वो डोमिनेटिंग है, तो मेरा ध्यान उसके तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर्स मैंने हर बार देखे, मुझे पता है। लेकिन शॉर्ट हाइट वाला बच्चा बहुत कम देखने को मिलता है, शॉर्ट हाइट वाला बच्चा बहुत कम देखने को मिलता है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरा ध्यान उसके तरफ अपने आप चला जाएगा। अगर हम लोग रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते जाते बहुत लंबे हाइट के लोग हमें दिख रहे हैं, नॉर्मल हाइट के भी लोग हमें दिख रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा इंसान अगर हमें दिख ले, तो सारे लोग उसके तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो रेसेसिव कैरेक्टर कभी मिलता नहीं है, बहुत मतलब लेस जनरेशन में, रेयर कंडीशन में वो आता है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई रेसेसिव कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट का मतलब जो कैरेक्टर रिपीट होता है बार बार, जो नॉर्मली रिपीट होता है बार बार, उसे हम बोलेंगे डोमिनेटिंग कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर कैसा होगा, लेस कभी कभी आपको देखने को मिलता है, उसे हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। अगर 2 बच्चे क्लास में बैठे हैं, एक शांत है और एक बहुत शैतान है, तो शैतान वाला बच्चा हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा शांत वाले बच्चे के ऊपर, क्योंकि इसे दबाते रहेगा, भाई मेरी सुन मेरी सुन मेरी सुन मेरी सुन, मेरी गिनो, ऐसे लोग रहते हैं ना, तो मेरी सुन वाला क्या हुआ, डोमिनेटिंग, तुझे मेरी ही सुननी है, तेरी चाहे तू जो भी सोच, आई डोंट केयर, लेकिन मेरी बात सही है। तो जो हम प्रूफ करते हैं कि यार ये डोमिनेट कर रहा है दूसरे को, तो दैट इज अ डोमिनेटिंग कैरेक्टर। तो गार्डन पी के प्लांट के अंदर टॉल हाइट के प्लांट आपको नॉर्मली मिल जाते हैं, डॉर्फ हाइट के प्लांट आपको लेस अमाउंट में मिलते हैं, तो इसीलिए डोमिनेटिंग कैरेक्टर क्या हुआ, टॉल, और रेसेसिव कैरेक्टर क्या हुआ बच्चों, डॉर्फ। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, सब लोगों को दिख रहा है ना, कोई इश्यू है क्या, कम ज्यादा बच्चे होते हैं यहाँ पे, समझ में नहीं आता। अब एक बात ऐसे बताओ, कभी कभी प्रेजेंटी में बच्चों के नाम नहीं होते, ऐसा होता है, प्रेजेंट रहते लेकिन नाम नहीं होते, इसका भी फंडा निकालना पड़ेगा क्या है, तो ठीक है। ये पहला कैरेक्टर हो गया। 7 देख रहे हैं हमें, इन 7 कैरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, कौन से 7 कैरेक्टर, तो हमें पता होने चाहिए कौन से 7 कैरेक्टर। दूसरा है
सीड शेप, सीड शेप, एक सीड मतलब वटाना, वाटाना म्हणतो ना अपन, मटर कौन से शेप का होता है? मटर का शेप बताओ, शेप बताओ, राउंड। इसे डिनोट किया गया है आर से। और कभी कभी मटर को छीलते छीलते आड़ा टेढ़ा मटर भी आपके सामने आ जाता है, वो होता है रिंकल्ड, स्मॉलर। रेसेसिव को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। आगे हमें क्रॉसेस देखने हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। मे भी आपने 10 तक ये सारी चीजें पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो राउंड क्या हुआ, हमें नॉर्मली राउंडेड शेप ही सीड मिलते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा एक राउंडेड और कभी कभी ऐसा वाला मटर भी मिल जाता है। तो हर बार ऐसा मटर मिलेगा क्या हमें ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा मटर मिलेगा? राउंडेड। मतलब ये क्या हुआ हमारा डोमिनेटिंग कैरेक्टर। ये आपको कभी कभी मिल जाता है 10 मटर अगर छीले, अगर लेग्यूम्स 10 को छीला तो उसमें से एक आधा मटर ऐसे निकल जाता है, मतलब क्या है ये रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ सीड शेप। सीड शेप, सीड का शेप कैसे होगा? इनफ्लैटेड, इनफ्लैटेड। इसे डिनोट किया गया है कैपिटल आई से। और कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्रॉ करके दिखाऊंगी मैं, टेंशन मत लेना। कॉन्स्ट्रिक्टेड, अरे सॉरी यहाँ शेप नहीं, क्या बोला था मैंने? सीड, रुको, क्या किया मैंने? अरे सीड कलर चाहिए, सॉरी, सीड कलर, ये तो शेप हो गया, ये पॉड शेप है। सीड कलर, सीड का शेप और सीड का कलर, ठीक है। सीड का कलर कौन से होता है बताओ? येलो। उसे क्या डिनोट करेंगे हम? कैपिटल वाई। देन सीड कलर में कभी कभी मिलने वाला कलर कौन सा है? ग्रीन, और उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल वाई, ठीक है। ये डोमिनेटिंग है क्योंकि येलो कलर के सीड हमको हर बार मिलते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है, कौन सा है? पॉड शेप। पॉड मतलब क्या? लेग्यूम का शेप, लेग्यूम। वो कैसे होगा? इनफ्लैटेड, इनफ्लैटेड डिनोटेड बाय कैपिटल आई। और दूसरा होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी, स्मॉल है। देखो शेप, देखो इधर, अगर शेप ऐसे रही, ऐसे, तो इसे हम बोलेंगे इनफ्लैटेड। अगर वही लेग्यूम का शेप आपको ऐसे नजर आए, वेवी आउटलाइन, तो इसे बोलेंगे हम कॉन्स्ट्रिक्टेड। हमारी नॉर्मली लेग्यूम कैसे होती है? नॉर्मली लेग्यूम कैसे होती है? बोलो। इनफ्लैटेड, प्लेन होती है, कोई कॉन्स्ट्रिक्शन उसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल जो है, जो कैरेक्टर रिपीट होता है हर बार, उसे हम डोमिनेटिंग बोलते हैं। देन फिफ्थ कैरेक्टर पॉड कलर। पॉड कलर में क्या आएगा बच्चों? इसका कलर कौन सा रहता है हर बार? सॉरी, ग्रीन। किससे डिनोट करेंगे ग्रीन कलर को? ग्रीन कलर का किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल। और येलो को डिनोट करेंगे स्मॉल जी। वाई नहीं बेटा, वाई तो अलग हो गया, ठीक है। अब देखो 6, इसमें क्या आएगा? फ्लावर पोजीशन, एक्साइल, कैपिटल ए, टर्मिनल हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। अब देखो एक नॉर्मल बात है, आपको लोटस ज्यादा याद रहता है या फिर ये व्हाइट वाले सदाफुली या फिर हिबिस्कस? आपको अगर मैं बोलूं एक्साइल पोजीशन, तो एक्साइल पोजीशन में प्रोड्यूस होने वाले फ्लावर थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ फ्लावर। देखो पोजीशन मतलब क्या कि मैंने यहाँ पे एक ट्विग ड्रॉ की, ठीक है, एक ट्विग ड्रॉ की। अगर फ्लावर साइड ब्रांचेस से निकल रहे हैं बच्चों, तो वो हो गई उसकी एक्साइल पोजीशन। और आपको मोस्टली फ्लावर क्या मिलते हैं रे? मोस्टली फ्लावर साइड ब्रांचेस से निकलते हैं। हिबिस्कस का प्लांट देख लो,
या फिर कैथरंथस का प्लांट देख लो, या फिर कोई भी प्लांट, मोस्टली आपको फ्लावर साइड में प्रोड्यूस होते हुए नजर आते हैं। लेकिन टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब हेड पॉइंट पे, कि भाई ऊपर में फ्लावर है और फिर नीचे ट्विग स्टार्ट हुई है। ये लोटस, लोटस भी क्या होता है, टर्मिनल, और नीचे लीव्स होते हैं उसके। हेड पॉइंट पे फ्लावर सर के ऊपर और उसके नीचे ब्रांचेस। जैसे आपने मारीगोल्ड, झेंडू, झेंडू पाहिला है सगळ्यांनी, झेंडू के फूल देखे, मारीगोल्ड बोलते हैं उसे। टर्मिनल, हेड पॉइंट पे फ्लावर होता है और नीचे ब्रांचेस। जेनिया देखा है आपने, जेनिया, ब्रांच के ऊपर फ्लावर और नीचे लीव्स होते हैं, तो वो एक टर्मिनल पोजीशन होगी। लेकिन ये जो एक्साइल पोजीशन है, एक्साइल में आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे, बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड, मोस्ट ऑफ द फ्लावर में एक्साइल पोजीशन होती है। तो एक्साइल मतलब साइड ब्रांचेस से फ्लावर निकल रहे, तो इसे हम बोलेंगे एक्साइल मतलब क्या, कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, और टर्मिनल कुछ कुछ ही प्लांट में आपको टर्मिनल अरेंजमेंट मिलती है। देन 7, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर के अंदर क्या दिया है बच्चों, फ्लावर कलर के अंदर मैंने पहले ही बोला आपको, पर्पल फ्लावर, ठीक है, पर्पल फ्लावर को पीपी से डिनोट करेंगे, और व्हाइट फ्लावर को, व्हाइट फ्लावर को हम, व्हाइट फ्लावर को हम स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पर्पल मतलब क्या, कि मोस्टली आपको गार्डन पी के अंदर पर्पल कलर के फ्लावर प्रोड्यूस होते हुए आपने देखा है, तो वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स में आपको व्हाइट कलर के भी फ्लावर नजर आते हैं, व्हाइट कलर के भी फ्लावर्स नजर आते हैं, तो व्हाइट कलर के कुछ ही प्लांट्स के अंदर होते हैं, तो वो रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो आपको डिफरेंस समझ में आया इन बिटवीन द डोमिनेंट एंड रेसेसिव? डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को, यस और नो? ठीक है, तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है जो एक गार्डन पी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। सेम हाइट, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर। ध्यान में रखना, सीड, पॉड और फ्लावर, ऐसे ध्यान में रखना है। हाइट तो अलग निकल गया, फिर सीड का शेप और कलर, पॉड का शेप और कलर, फिर फ्लावर की पोजीशन और कलर। क्लियर है इतनी बात एवरीवन? क्लियर है बारानो? ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं हम, कि भाई क्यों मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, रीजन फॉर सक्सेस। ये मिटा देती हूं मैं। इतने टॉपिक में किसी को डाउट है? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब है रीजंस कि क्यों सक्सेसफुल हुआ मेंडल का एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल के छोटा सा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई चलो एक्सपेरिमेंट करना है तो करना है, ऐसे सोच के उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उसने एक्सपेरिमेंट क्या सोच के किया, क्या सोच के एक्सपेरिमेंट किया, कि मुझे इसमें पूरा अपना डेडिकेशन देना है और मुझे इसमें से अच्छा रिजल्ट निकालना है और कुछ तो नया दुनिया को देना है। तो दुनिया को उसने इनहेरिटेंस दिया। तो सबसे पहला क्या कि उसने लार्ज सैंपलिंग ली। सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि उसने लार्ज सैंपलिंग ली। लार्ज सैंपलिंग का मतलब क्या बच्चों? लार्ज सैंपलिंग का मतलब क्या बच्चों? कि एक ही प्लांट के अंदर नहीं, कि भाई ये टॉल प्लांट और ये डॉर्फ, इसका मेटिंग किया, टॉल प्लांट मिला, ठीक है। फिर एक ही प्लांट के अंदर किया क्या उसने? नहीं, ऐसे उसने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट के अंदर क्रॉस करके देखा, लार्ज सैंपलिंग ली, कि एक प्लांट के अंदर देखा तो ये रिजल्ट मिला, खुश। ऐसा नहीं है, ऐसे क्रॉसेस उसने बहुत बार करके देखे और बहुत बार करने के बाद में जो रिजल्ट पे पहुंचा, तो वो रिजल्ट तुम्हारे सामने है कि टॉल और डॉर्फ का क्रॉस मिलने के बाद में जो वैरायटी मिलती है हमें, वो कैसी होती है बच्चों? टॉल होती है। ये रिजल्ट मतलब उसने लार्ज सैंपलिंग ली, उसने केयरफुली रिकॉर्ड रखा, केयरफुली रिकॉर्डेड। केयरफुली रिकॉर्डेड का मतलब क्या? कि देखो,
इसने उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का भी यूज किया है। कैसे? अब टॉल का क्रॉस डार्क के साथ किया, ठीक है, तो एक टॉल प्लांट बना। बना मतलब क्या बना? बना मतलब क्या बना? इसका क्रॉस लिया तो सबसे पहले बच्चों जो भी बनेगा तो सीड ही बनेगा ना। सबसे पहले क्या बनेगा? क्रॉस लेने के बाद में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है? अभी फर्टिलाइजेशन चैप्टर पढ़ा हमने। दो प्लांट का क्रॉस लेने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सीड बनेगा। वेरी गुड। तो दोनों प्लांट का क्रॉस करके उसने सीड बनाए, सीड निकाले, जमीन के अंदर सो किए सारे सीड, ठीक है, जमीन के अंदर सो किए। सो के करने के बाद में फिर से प्लांट उगे, ठीक है, फिर से प्लांट उगे, फिर से इसने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में फिर से क्रॉस किया, और फिर से इसने क्या बनाया? क्रॉस करने के बाद में क्या बनेंगे? सीड बनेंगे। क्रॉस करने के बाद में सीड ही बनेंगे ना, तो फिर से सीड लिए और फिर से जमीन के अंदर सो किया, फिर से प्लांट उगाए, फिर से प्लांट उगाए। इसका मतलब क्या बच्चों? कि उसने इन सारे चीजों का केयरफुली रिकॉर्ड रखा। तो सबसे पहली बात, लार्ज सैंपलिंग ली। साहिल, यस, माइक माइक, लार्ज सैंपलिंग ली। उसके बाद में हमने क्या बोला? केयरफुली रिकॉर्ड रखा उस चीज का कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। और तीसरी बात, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किए। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया। क्या किया उसने? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया। अभी मैंने बोला ना 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या किया कि कुछ तो इन प्लांट के अंदर प्रेजेंट है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रहा है। कैरेक्टर ट्रांसमिट, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है। तो उस ट्रांसमिट करने वाले चीज को उसने नाम दिया फैक्टर। क्या नाम दिया बच्चों? फैक्टर। उसने बोला कि भाई कुछ तो इसमें प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है? कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। और वो किसके ऊपर प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये हम पढ़ेंगे आगे कैसे, ठीक है। क्रोमोसोम हमें याद है, सब लोगों को पता है ना क्रोमोसोम कैसे दिखता है? ऐसे ना। अगर हाइट का कैरेक्टर है, हाइट का अगर कैरेक्टर है, यस, बोलो 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 बोलो, एनी डाउट? ऐसे ही बड़बड़ते हो, ठीक है। इसके बाद में ये जो रेड कलर से मैं शो कर रही हूं, ये कैरेक्टर में भी यहाँ पे होगा टॉल हाइट का। क्रोमोसोम किससे बनता है बच्चों? जीन से बनता है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन होते हैं। अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसने बोला कि भाई जो कैरेक्टर को, उस टाइम जीन की स्टडी नहीं हुई थी बच्चों, तो उस टाइम जीन ये नाम नहीं दिया गया, उस टाइम उसे फैक्टर बोला गया। उस टाइम उसे क्या बोला गया? फैक्टर। की कुछ तो फैक्टर ऐसा है जो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहता है और वो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। ये उसने, उसमें से उसकी समझ में यह आया कि ऐसा ऐसा है भाई, तो इसके लिए ये भी एक चीज रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में उसने डोमिनेंट और रेसेसिवनेस बताया। उसने डोमिनेंट एंड रेसेसिवनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि कोई कैरेक्टर कैसे होते हैं? डोमिनेटिंग होते हैं। और कोई कैरेक्टर कैसे होते हैं बच्चों? रेसेसिव होते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे कि उसने उसका सारा का सारा काम क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। तो आपको ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? उसने लार्ज सैंपलिंग लिया, तो इसके वजह से डाउट नहीं बचे। सो मेनी जनरेशन को क्रॉस किया, फिर उसमें से रिजल्ट निकाला। उसने केयरफुली रिकॉर्डेड किए वो सारे रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि एक प्लांट का क्रॉस करके भी आधे इसमें से देखो आधे उसमें से देखो, नहीं, पूरा केयरफुल रिकॉर्ड अपने पास रखा कि इतने सीड प्रोड्यूस हुए, इतने प्लांट से इतने सीड प्रोड्यूस हुए। उसके बाद में उसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको दिए कि इसमें से कोई भी कैरेक्टर का क्रॉस कर लो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में उसने क्या बोला कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर तो ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो जो ट्रांसमिट करने वाली चीज है वो है फैक्टर।
और फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? उसने बोला कि डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। और लास्ट कैरेक्टर उसने बोला है कि कुछ कैरेक्टर मतलब डोमिनेटिंग होते हैं और कुछ रेसेसिव होते हैं। डोमिनेटिंग मतलब जो कैरेक्टर रिपीटेड होते हैं हर बार, उसे उसने डोमिनेटिंग बोला, और जो कैरेक्टर कभी कभी एक्सप्रेस होते हैं उसने उसे रेसेसिव बोला। और दीज आर द रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। इसी वजह से मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या हुआ बच्चों? सक्सेसफुल हुआ। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, देखो आज इतना ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसके आगे हमें डेफिनेशंस 10 से 12 डेफिनेशंस पढ़नी है, तो उसकी लिंक हमारी कल लगेगी। क्योंकि आज मैं इसके बीच में बता दूंगी तो 2-4 डेफिनेशन होगा, फिर से रह जाएगा वैसे। ठीक है, तो हम कल के लेक्चर में इसके आगे मतलब जो चैप्टर है इसमें कौन सी डेफिनेशंस आने वाली है और क्रॉस करते टाइम आपको कौन सी चीजें समझनी है वो कल हम पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, रिपीट करवा दूंगी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? क्लियर है सबको? चलो फिर मैं क्लास खत्म कर रही हूँ, कल मिलते। बाय एवरीवन, बाय बच्चों।